नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा खान। नाज़रीन, हम हर एपिसोड में आपके सेहत के ताल्लुक से ज़रूरी मालूमात हासिल करते हैं ताकि आप और आपके करीबी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। आज का हमारा मौजू बहुत ही सेंसिटिव मसले के बारे में है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रीटर्म बेबीज़ के ताल्लुक से। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी डॉक्टर एनी प्रणोथा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आपसे है कि प्रीटर्म बेबीज़ क्या होते हैं एंड ये कितना ज़्यादा एक क्रिटिकल स्टेज रहता है एक मदर की लाइफ में। आप थोड़ा इस पे जो है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दीजिए। हाँ जी। सो पहले प्री टर्म बर्थ का मतलब ये होता है जब भी, जैसे हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी का जो कुल मिला के जो दौरान होता है वो 9 मंथ्स का होता है, और अगर हफ्तों की बात की जाए तो ये 40 वीक्स कहते हैं। ठीक है। सो टर्म प्रेगनेंसीज जो है वो 37 वीक्स के बाद, 37 वीक्स जब कंप्लीट हो जाता है वो उसके बाद जो डिलीवरीज होता है उसको टर्म डिलीवरीज बोलते हैं। तो जब भी डिलीवरी 37 वीक से पहले यानी 9 महीने कंप्लीट होने से पहले जब भी डिलीवरी होता है उसे प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं। और प्री टर्म बर्थ्स के बारे में बात करना और जागरूक होना बहुत ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि इसमें ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया में भी अगर ये कंडीशन को देखा जाए सो 8 से 10% महिलाएं जो है उनमें प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं। साथ साथ इसमें मदर और बेबीज़ दोनों में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं, जैसे कि कभी कभार मदर बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं डिलीवरी के दौरान, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, और जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं उनमें भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसीलिए ये प्री टर्म बर्थ के बारे में जानना ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि ये जान सके कि ऐसी डिलीवरीज कौन से सेटअप में हो, किस तरह का केयर मदर और बेबीज़ को मिलना चाहिए। अब प्रीटर्म के रिस्क फैक्टर्स क्या है, थोड़ा उस पर हम रोशनी डालेंगे, बिकॉज प्रीटर्म बहुत ही जो है सेंसिटिव टॉपिक है एंड लोगों को इसके बारे में अवेयर करना आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है डर जाते हैं ऐसे टाइम पे, एंड डॉक्टर्स भी कभी कभार ऐसे सिचुएशन बता देते हैं जहाँ पे 50-50 चांसेस देते हैं। तो थोड़ा हमें रिस्क फैक्टर्स बताइए, एंड ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में पैनिक होना क्या सही है या अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है, थोड़ा ये हमें बताइए। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि देखिए प्री टर्म बर्थ जो भी है ये हाई रिस्क कंडीशन, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में हो सकता है। तो जैसे कि समझिए मदर में कुछ मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है जो अनकंट्रोल्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर ही सलाह देंगे कि प्री टर्म डिलीवरी करने की ज़रूरत है। तो ये एक हो गया हाई रिस्क कंडीशन जहाँ मेडिकल कंडीशंस के वजह से प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है। दूसरी वजह हो सकती है जिनमें जुड़वा बच्चे, यानी एक से ज़्यादा, जब ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, ऐसे केसेस में भी प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। फिर कभी कभार अगर बीपी या शुगर की वजह से बच्चे का जो अगर विकसित ठीक से न रहे, जिसे बोलते हैं ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, बच्चों का वज़न जो है वो कम होता है, ऐसे में भी कभी कभार प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कभी कभार पानी छूट जाता है। सो लेबर पेन शुरू होने से पहले, जिन्हें प्री टर्म प्री लेबर रप्चर मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, जैसे कि पानी का पहले ही छूट जाना, पेन्स नहीं है बट पानी छूट गया, तो उनमें रिस्क ज़्यादा रहता है। प्लासेंटा जो बेबी और मदर को कनेक्ट करता है, प्लासेंटा, कभी कभार उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ब्लीडिंग शुरू हो गई, या फिर जो अवल है वो नीचे की तरफ है, तो ऐसे में प्री टर्म डिलीवरीज हो सकता है। फिर से मदर को कुछ फीवर है और कुछ इन्फेक्शंस हैं, बेबीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क भी बन जाता है। इनके अलावा मैं कहूँगी कि लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्मोकिंग एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर आजकल सामने आया है। काफ़ी सारे स्टडीज़ प्रूव करे हैं कि एक्टिव स्मोकिंग ही नहीं, पैसिव स्मोकिंग भी अभी रिस्क फैक्टर है प्री टर्म डिलीवरीज का। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जिनमें एनीमिया है, खून की कमी जिसे कहते हैं, ऐसे में भी प्री टर्म डिलीवरीज काफ़ी सारे बार देखा जा सकता है। कभी कभार इन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को पहले अगर प्री टर्म डिलीवरी हो चुका हो तो उनमें 8 से 10% चांस होता है कि फिर से नेक्स्ट प्रेगनेंसी में प्री टर्म डिलीवरी हो जाए। तो ये सारे मैं कहूँगी कि रिस्क फैक्टर्स हैं।
अब इसमें आपने मेन 2 पॉइंट्स ये बताए हैं कि अगर एक्टिव स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग है तो प्रीटर्म हो सकता है, तो यानी कि ये पास्ट का आपने मेंशन किया है या प्रेग्नेंट होते हुए अगर कोई स्मोक करता है, या उसका मेंशन था ये? करंट प्रेगनेंसी में स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, एक्टिव एंड पैसिव। जैसे कि हम लोग बैठे हैं पब्लिक प्लेसेस में बैठे हैं जहाँ पे कि आसपास के लोग भी अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है वो अच्छा नहीं है, right. हाँ, तो क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, उसके वजह से क्या हो जाता है, जो प्लासेंटा मैंने अभी बताया जो कनेक्टिंग लिंक है, वहाँ के जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। सो एक बारी जैसे उनमें चेंजेस आ गया तो क्या होगा, एक तो बेबी का ग्रोथ होना कम हो जाता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, उस वजह से भी प्रीटर्म लेबर पेन्स आने के चांसेस हो जाते हैं। अब तो जो और एक पॉइंट आपने मेंशन किया था वो ये था कि हाई अगर रिस्क फैक्टर्स है प्रेगनेंसी के टाइम पे, यानी कि डॉक्टर्स बोलते हैं कभी कभार 3 मंथ्स में ही कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी या थोड़ी क्रिटिकल होगी, जहाँ पे आपको अपना थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ये कब डिसाइड होता है डॉक्टर साहब? एंड मेन चीज़ डॉक्टर साहब ये है कि ऐसे चीज़ों में ना औरतें ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देती हैं इस चीज़ को, कि मतलब आप लोग जो कंसल्ट करते हैं कभी कभार ऐसा हो जाता है चांसेस कि वो लोग इग्नोर कर देते हैं, एंड जो रिस्क फैक्टर है उनकी प्रेगनेंसी टाइम पे वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। करेक्ट। सो जैसे मैंने बताया कि मेडिकल कंडीशंस हैं, तो देखिए से फॉर एग्जांपल अभी बहुत ही एक यंग कपल हैं, आए हैं, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स कर रहे हैं, पता चला उनको बीपी बढ़ के आया है, या फिर टेस्ट किया शुगर का डायग्नोस हुआ, तो सबसे पहला रिस्पांस ये होता है कि डॉक्टर साहब हमको तो पहले कभी ये प्रॉब्लम नहीं था, या फिर मेरे पेरेंट्स को कभी ऐसा नहीं हुआ तो मुझे क्यों। तो ये जो डिनायल है वो सबसे पहले बाहर निकल के आ जाता है। सबको लगता है कि शायद नहीं, मे बी मैं हॉस्पिटल में आई हूँ इसीलिए मेरा बीपी बढ़ के बता रहा है। तो मैं कहूँगी कि ठीक है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना बुरी बात है। तो फिर रेगुलर चेकअप्स कराना, बीपी शुगर ये सब अभी एक कॉमन डिजीज हो गया है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है आजकल, यंग कपल्स में भी ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर ये डायग्नोसिस सामने आता है तो इसे एक्सेप्ट करें। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि बीपी का मेडिकेशंस लें या फिर शुगर के लिए मेडिकेशंस या फिर इंसुलिन ऐसा कुछ शुरू कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप उसे फॉलो करें। रेगुलर फॉलोअप करके अगर कंट्रोल में लाया जाए तो 80 to 90% टर्म डिलीवरी होगा, प्री टर्म नहीं होगा। ओके। ओनली जब ये चीजें हद से ज्यादा कंट्रोल के बाहर चले जाती हैं तब रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी बढ़ जाता है। यानी कि जो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर फॉलो करें ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो स्मूथ एंड सिल्की हो जाए, एंड आपके लिए बहुत आसानी हो जाए वो चीज़, ताकि आप लोग जो है इनकमिंग फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स होते हैं बेबीज़ को लेके उस सबसे बच सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहिबा आपने भी मेंशन किया है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो आप लोग कंसल्टेशन देते हैं पेशेंट्स को, वो लोग फॉलो करना मैंडेटरी है ये चीज़। हाँ जी, करेक्ट। अब बढ़ते हैं सिम्टम्स की तरफ। तो प्रीटर्म बेबीज़ के जो लेबर पेन होते हैं उसके सिम्टम्स क्या है डॉक्टर साहिबा? बिकॉज ये आई थिंक नॉर्मल लेबर पेन से थोड़ा डिफरेंट ही साउंड करते हैं मुझे। हाँ। तो थोड़ा उस पर आप जो है डिफरेंशिएशन बताइए। करेक्ट। सो जो नॉर्मल लेबर पेन्स यानी टर्म प्रेगनेंसी 9 महीने के बाद जो पेन्स आते हैं वो तो जैसे सभी को पता है वो काफ़ी सारे पेनफुल होते हैं। तो ये प्री टर्म लेबर पेन्स कई बार विदाउट एनी वार्निंग, बिना किसी सिम्टम के कभी कभार हो सकता है कि पानी सडनली छूट जाए, सो गश ऑफ फ्लूइड बाहर आ जाना, ऐसा हो सकता है, वो एक सिम्टम है। दूसरी बार क्या होता है, हल्का हल्का जो मीठा मीठा सा दर्द होता है वो थ्रू आउट द डे रहना। तो ये सडनली लेबर नहीं शुरू होगा, बट धीरे 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 करके ऐसा ऑन एंड ऑफ नियमित रूप से कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, पेट घट होता है फिर लूज होता है, पेनफुल नहीं रहेगा बट ऑन एंड ऑफ जो है वो पेट का टाइट होना फिर लूज होना, ये चीज़ें इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात, पेट के निचले हिस्से में कभी कभार प्रेशर का सिम्टम या फिर यूरिन बार बार आ जाना, ऐसा भी लग सकता है। कभी कभार पेन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, बट कांस्टेंट बैक पेन, कांस्टेंट बैक पेन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है। कभी कभार जो है वेजाइनल डिस्चार्ज में चेंजेस, तो बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होना या वाइट डिस्चार्ज मिक्स्ड विद ब्लड होना या फिर क्लियर वाटरी डिस्चार्ज होना, ये एक वार्निंग सिम्टम्स हो सकता है। एक और चीज़, कभी कभार डिस्चार्ज नहीं होगा, फ्रैंक ब्लीडिंग होगा, ये भी एक चीज़ है जिसमें
वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जहाँ पे कि प्री टर्म लेबर होने का चांस है। अब प्री टर्म की अगर हम प्रिवेंशन की बात करें डॉक्टर साहिबा, तो ये एक बहुत ही अहम सवाल हो जाएगा कि प्रिवेंट कैसे करना है इसे, बिकॉज मेन पहली चीज़ तो ये हो गई कि लोग जो है इसको नज़रअंदाज करते हैं। आप लोग जो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, बट येट उसके प्रिवेंशन की अगर हम डिटेल में बात करें तो कौन से ऐसे स्टेप्स रहेंगे जिससे वो लोग अपनी प्री टर्म प्रेगनेंसी को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं एंड टर्म प्रेगनेंसी पे शिफ्ट हो सकते हैं? हाँ, तो मैं कहूँगी कि हर बार प्री टर्म लेबर को जो है प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं है, बट ये सारी चीज़ें हमें शुरू करनी चाहिए। प्रिवेंशन इज जैसे बेटर देन क्योर कहा जाता है। सो ये प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त अगर एक बारी जो से प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक्स होता है वो एक बार अटेंड करें एज अ कपल, तो काफ़ी सारे चेंजेस और प्रीमेच्योर बर्थ्स को काफ़ी हद तक अवॉइड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे मेडिकल कंडीशंस आजकल हम प्रेगनेंसी डायग्नोज होने के बाद देख रहे हैं। तो अगर प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त ही अगर आकर के एक बार डॉक्टर से मिले और आपका जो जनरल हेल्थ है वो एक बार चेक करें, तो मेडिकल कंडीशंस को पहले ही डायग्नोज किया जा सकता है और मेडिकेशंस अगर पहले ही शुरू करें तो आप जो है प्रेगनेंसी को एक हेल्दी वे में एंटर करेंगे। तो फिर जो है इंटरवेंशंस प्रेगनेंसी में कम हो जाएंगे। ठीक है, वो एक बात रही। दूसरी है कि लाइफस्टाइल इश्यूज, जैसे मैंने बोला है, वेट मैनेजमेंट एंड ऑल, ये सब चीज़ें भी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर शुरू करें, जैसे कि अगर ओबेसिटी जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत योगा, मेडिटेशंस, एक्सरसाइजेस, ये सब अगर शुरुआत में ही अगर शुरू करें तो फिर करेक्ट बॉडी मास इंडेक्स से अगर प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ बहुत हद तक अवॉइड किया जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। सेकेंड थिंग, अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ हुआ है कि पानी छूटा है या फिर ये आपको बताया गया है कि बच्चेदानी का मुंह बहुत छोटा है, किसी तरह का स्टिच उन पे लगा है जिसे सर्कलाज बोलते हैं, तो ऐसे में नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जैसे मैंने बोला 8 से 10% रिस्क होता है कि अगली बार भी है। तो ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को पहले ही इमीडिएटली जैसे ही डायग्नोस होता है चेकअप्स के लिए आना है। ऐसे में क्या होता है कि 16 वीक्स में ऐसे सर्वाइकल लेंथ भी देखते हैं और उनमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी स्टिच डालने का सजेशन दिया जाता है सो दैट प्री टर्म बर्थ को प्रिवेंट कर सके। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सिमिलरली जो IVF प्रेगनेंसीज ये सब होते हैं जिनमें ट्विंस या ट्रिपलेट्स हैं तो उनमें भी ज़्यादा रिस्क रहता है, इनमें भी स्टिच की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम बात करें डॉक्टर्स के चैलेंजिंग पार्ट की, तो प्री टर्म आप लोग के लिए भी एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट रहेगा। तो ऐसे टाइम पे आप एज ए टीम कैसे मैनेज करते हैं ये सब? हाँ, सो ये प्री टर्म बर्थ डेफिनेटली एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की ज़रूरत होती है। ये एक टीम वर्क है। डॉक्टर्स, नर्सेस, ICU स्टाफ सब लोग मिलकर के काम करते हैं। तो फिर पहली बात तो ये है कि जब भी हम लोग एक मदर को देखते हैं जिनको प्री टर्म लेबर पेन्स आ रहे हैं, तो पहली बात तो ये कंफर्म किया जाता है कि सही में पेन्स हैं नहीं हैं, प्री टर्म लेबर का रिस्क है या नहीं है। और फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि जैसे मैंने बोला कि वीक्स के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि ये प्री टर्म है नहीं है। सो 37 वीक से पहले इस प्री टर्म, लेकिन कितना फार अवे फ्रॉम प्रेगनेंसी ये हैं। सो बहुत प्री टर्म होते हैं जो 27 वीक्स यानी कि 6 या 7 महीने में जिनका डिलीवरी का रिस्क होता है। ये बहुत हाई रिस्क होता है क्योंकि बेबीज़ का वजन बहुत कम होता है, कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में चैलेंजिंग पार्ट होता है कि पेरेंट्स इमोशनली बहुत डिस्ट्रेस्ड होते हैं, तो उनको काउंसिल किया जाता है। तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि जितना हो सके उतना हम प्री टर्म बर्थ अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि आए लेबर पेन्स हुआ तो हम तुरंत डिलीवरी करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे कि बेबी सेफ कंडीशन में डिलीवरी हो जाए। सो सर्टेन इंजेक्शंस दिया जाता है जिनसे बेबी के जो फेफड़े होते हैं वो अच्छा डेवलप हो, ब्रेन को प्रोटेक्शन दिया जाए। सो कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं और अगर हो सकता है कि अगर कॉन्ट्रैक्शंस बहुत माइल्ड हैं सो कुछ दवाई दे करके कॉन्ट्रैक्शंस को भी रोका जाए, ताकि 1-2 दिन या 1 हफ्ते का भी अगर टाइम मिल जाता है तो मदर बेबी दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशल काउंसलिंग सेशंस भी होता है जहाँ पे कि हमारे नियोनेटल टीम के डॉक्टर भी आते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे बेबीज़ अगर डिलीवरी हो जाए तो किस तरह का केयर इनको ज़रूरत पड़ेगा। इस बातचीत के दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सलमा बात कर रही हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा पिछली बार मेरे प्रेगनेंसी को मैंने 23-24 वीक्स में डिलीवरी हो गया था। तो अगर और नेक्स्ट टाइम प्लान करूंगी तो कुछ ज्यादा चांसेस होंगे क्या मुझे प्री टर्म डिलीवरी होने के? सलमा जी, हाँ। सो पिछली प्रेगनेंसी में 23-24 वीक्स में आपका डिलीवरी हुआ था। तो यूजुअली जब भी 23-24 वीक्स में जैसे एक हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म बर्थ जब भी होता है तो फिर डेफिनेटली आपको ये रिस्क रहेगा कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी है। बट ये जानना ज़रूरी है कि क्या हुआ था, पानी छूटा था, कुछ ब्लीडिंग हुआ था, बेबी का ग्रोथ कैसा था, आपको कुछ इन्फेक्शन था। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रीटेबल होते हैं। अगर बच्चेदानी का मुंह कुछ छोटा था और आपको उस वजह से कुछ प्रीटर्म डिलीवरी हुआ तो ये ज़रूरी है कि जब आप इस बारी प्रेगनेंसी में आप डॉक्टर से मिलेंगे तो आपका जो है बच्चेदानी का मुंह का स्क्रीनिंग किया जाता है। यानी कि वहाँ पे स्कैनिंग करके बच्चेदानी का जो मुंह है वो कितना लंबा या कितना छोटा है देखते हैं। और अगर समझिए 25 मिलीमीटर से कम है तो फिर स्टिच का भी एडवाइस दिया जा सकता है। और कुछ ऐसे दवाई देते हैं जैसे जिन्हें प्रोजेस्टेरॉन्स बोलते हैं, जो काफ़ी हद तक प्रीटर्म बर्थ को अवॉइड करने में हेल्प करता है। अब हम बात करें अगर प्रीटर्म बेबीज़ को होने वाले प्रॉब्लम्स की, तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो एक बेबी फेस करता है? बिकॉज ऑब्वियसली 25 वीक्स 24 वीक्स में जब बच्चा पैदा होता है तो ऑर्गन्स भी उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, एंड साथ ही बच्चे का ब्रेन भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, एंड वेट आई गेस 1.5 से भी कम होता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे टाइम पे कौन से जो है प्रॉब्लम्स एक बेबी को फेस करना पड़ता है, आप वो हमें बताइए। या सो प्रीटर्म बेबीज़ में जैसे आपने बताया कि वज़न बहुत कम होता है, तो इसके वजह से क्या होता है, वज़न के कम होने की वजह से उनमें जो चर्बी है वो बहुत कम होता है। तो जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो इफेक्ट होता है बेबीज़ को। सो बेबी बहुत ठंडे पड़ जाते हैं। जैसे कि हम पसीना पसीना हो रहे होंगे बट बेबी को जो है पूरा हाथ पैर ठंडा हो जाए तो थर्मो रेगुलेशन जो है इफेक्ट होता है। तो इसीलिए बेबीज़ को इंक्यूबेटर्स या वार्मर्स में रखा जाता है। दूसरी बात, फेफड़े क्योंकि ठीक से डेवलप नहीं होते हैं तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आने का चांसेस ज़्यादा है। तो इनमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, या कभी कभार अगर बहुत प्रीटर्म है जैसे मैंने बोला 6-7 महीने 8 महीने में डिलीवरी हो गया तो ऐसे में वेंटिलेटर केयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और एक चीज़, इनमें फीडिंग प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं क्योंकि स्टमक जो है, इंटेस्टाइन्स जो है डेवलप नहीं होते हैं तो इनमें गट रिलेटेड इश्यूज, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इनके फीडिंग ट्यूब से जो है फीडिंग देना पड़ता है। फिर ब्रेन मैच्योरिटी की बात करें तो हाँ, ब्रेन डेवलपमेंट भी कम होता है तो इनमें सेरिब्रल पैल्सी आने का, ब्रेन में ब्लीडिंग होने का चांसेस, ये सारा बहुत प्रीटर्म बेबीज़ में रिस्क फैक्टर्स हैं। फिर इसके अलावा देखा जाए तो जॉन्डिस, क्योंकि लिवर भी जो है बॉडी में तैयार होने वाले जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, तो जॉन्डिस का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में इन बच्चों को आईसीयू में एडमिट किया जाता है और फोटोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट भी शुरू करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। इन्फेक्शन रिस्क भी काफ़ी हाई होता है, तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को एक एसेप्टिक एनवायरनमेंट में रखा जाए इन आईसीयू, और एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं बच्चों को। यूजुअली आपने जो पॉइंट मेंशन किया है, ज़्यादातर प्रीटर्म बेबीज़ को जो है जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मेरे एक कज़न थे जिनका रिसेंटली 4 मंथ्स पहले डिलीवरी हुआ था, एंड यही सेम केस था कि 8 मंथ्स में डिलीवरी हो गई थी, एंड देन बच्ची प्रीटर्म थी तो जॉन्डिस के चांसेस ज़्यादा थे। तो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि ब्लू लाइट में जो है बच्ची को एक 1 मंथ तक रखना है, एंड कई बार पेरेंट्स को ये सजेस्ट भी करते हैं जब बच्चे को जॉन्डिस होता है तो ब्लू लाइट के नीचे रखना है। अब उसके पीछे का जो थियोरी है वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हाँ, तो फिर यूजुअली क्या होता है, जॉन्डिस होता है जब भी बच्चे के बॉडी में जो है टॉक्सिक मेटाबोलाइट में जो बोला था वो बिलिरुबिन जो है वो बहुत बढ़ के आता है। तो ये बच्चों में अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे ब्रेन इफेक्ट होने का चांस होता है, बच्चों को मिर्गी आने का चांस होता है। और एक बार अगर प्रीटर्म बेबीज में अगर ये सारी चीज़ें बार बार होती रहीं तो ये आगे चल कर के सेरिब्रल पैल्सी जैसे मैंने बोला है, मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन इफेक्ट हो सकता है और आगे चल के ऐसे बच्चे ठीक नहीं होंगे। तो इसीलिए जो है अगर ब्लू लाइट लगाया जाए, फोटोथेरेपी लगाया जाए तो इससे क्या होता है, जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है वो ब्रेक डाउन हो करके उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए ब्लू लाइट लगाते हैं ताकि वो जो बिलिरुबिन जो फॉर्म हुआ है एक्सेस में वो निकल जाए बॉडी से। यानी कि वो सिर्फ बेबी के स्किन पे ही नहीं बल्कि वो अंदर ऑर्गन्स पे भी बहुत ज़्यादा काम करती है। हाँ, तो ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करती है और इससे क्या है, ब्रेन को इफेक्ट करने में
जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसे प्रिवेंट करता है। अब ये प्रीटर्म बेबीज का जो डायग्नोसिस होता है वो मदर में कौन से पीरियड में आप लोग डायग्नोस करते हैं, कैसे ये डायग्नोस होता है कि आने वाले प्रेगनेंसी मतलब आने वाली डिलीवरी टाइम पे मदर का जो है प्रीटर्म डिलीवरी ही होगा करके? हाँ, तो देखिए, एक तो जैसे मैंने बोला है जो सिम्टम्स से आते हैं वो सिम्टम्स को देख जब भी कोई मदर आते हैं ये सारे सिम्टम्स के साथ, जैसे कि लेबर पेन से आए हैं, डिस्चार्ज से आए हैं या फिर वाटर बैग ब्रेक हुआ है, तो पहले तो उनको डिलीवरी रूम में लेकर के जाके एग्जामिनेशन होता है। तो पहले रूटीन एग्जामिनेशन किया जाता है, टेम्परेचर चेक करके कुछ इन्फेक्शन को रूल आउट किया जाता है, हार्ट रेट, बीपी यानी मदर का जनरल कंडीशन देखा जाता है। फिर पेट में एग्जामिन करके देखते हैं कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद इंटरनल चेकअप होता है जिसमें देखते हैं कि लेबर कितना एडवांस है या अगर समझिए कि एग्जामिनेशन में ये पता चला कि मदर प्रीटर्म लेबर में है तो फिर उनको एडमिट किया जाता है। और फिर जैसे मैंने बताया, कोशिश ये रहती है कि अगर 37 वीक से कम है तो प्रिवेंट किया जाता है कि प्रीटर्म डिलीवरी ना हो। क्यों? इस पीरियड में जो ये इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस मैंने बोला है, स्टेरॉइड्स जो बेबी का लंग मैच्योरिटी के लिए दिया जाता है, ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबीज में। और फिर उसके बाद जैसे ये 24-48 आवर्स, फर्स्ट 24-48 आवर्स में रिस्क ज़्यादा रहता है कि जब भी प्रेजेंट होते हैं ये सारे कंप्लेंट्स के साथ तो 24-48 आवर्स में रिस्क ज़्यादा रहता है कि डिलीवरी हो जाए। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स सब लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि लेबर अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो पूरी तैयारी के साथ नियोनेटल टीम को भी इन्फॉर्म करके डिलीवरी किया जाता है। अगर नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्शंस रुक गया है और जो सर्विक्स कुछ ओपन नहीं हुआ है तो फिर 48 आवर्स के बाद प्रेगनेंसी कंटिन्यू किया जाता है। और काफ़ी बार हमने हमारे एक्सपीरियंस में ये है कि इन्फेक्शन अगर नहीं है, मदर स्टेबल है, बेबी का हार्ट बीट सब स्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मदर को डिस्चार्ज भी किया जाता है और ओपी बेसिस में फॉलो करके कई बारी तो टर्म डिलीवरीज भी होते हैं, यानी 37 वीक्स के बाद डिलीवरी किया जाता है। अब आपने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही ये मेंशन किया था कि मल्टीपल बेबीज़ का भी एक चांस होता है कि प्रीटर्म पे वो डाल दे। अब ट्रिपलेट्स होते हैं या जुड़वा जो होते हैं, ये इसमें प्रीटर्म का चांसेस कितना ज़्यादा बढ़ जाता है एंड इसमें बेबीज़ को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है? जैसे कि कई बार हमने मूवीज़ में भी ये देखा है कि अगर बच्चे प्रीटर्म जुड़वा पैदा हो रहे हैं तो डॉक्टर्स ये कहते हैं उसमें डायलॉग के एक बचेगा या हम एक को ही बचा सकते हैं, एक को नहीं बचा सकते। तो ऐसा क्या रियल लाइफ में भी होता है कि प्रीटर्म में जो है ऐसा इफ़ेक्ट करे मल्टीपल प्रेगनेंसीज पर भी? तो देखिए, प्रीटर्म लेबर मल्टीपल प्रेगनेंसीज में डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा है और अगर सिंगलटन से कंपेयर करें तो रिस्क डबल हो जाता है। सो अगर यहाँ पे 10% है तो वहाँ पे 20% हो जाएगा रिस्क। तो ऐसे में देखिए, जैसे मूवीज में होता है एक को बचाएं एक को ना बचाएं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, मदर इम्पॉर्टेंट है, बेबीज भी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर इनमें क्या होता है कि क्योंकि सर्कुलेशन शेयर करते हैं दोनों बेबीज, फ्लूइड भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही सैक्स में अलग अलग तरीके से होता है। और एक और बात क्या है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता रहता है वैसे वैसे दबाव के कारण सर्विक्स भी छोटा हो जाता रहता है। तो फिर ऐसे में ये प्रेगनेंसीज को थोड़ा क्लोज मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है। मदर में ये रिस्क होता है कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जल्दी आए, बीपी शुगर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे मदर में ज़्यादा रिस्क होता है। इन्फेक्शन का रिस्क भी ऐसे में ज़्यादा होता है, उनको थोड़ा क्लोज मॉनिटर करते हैं। और ज़्यादातर प्रेगनेंसीज अगर बेबी का ग्रोथ सही है, अगर मदर को कॉम्प्लिकेशंस को सही तरीके से मैनेज किया जाए तो फिर तीनों को बचाना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि एक को बचाएंगे और एक को फॉरगो करेंगे, यानी कि वो सिर्फ मूवीज ही है, मूवीज में होता है। ओके। अब बात करें अगर हम मदर को जो इन्फेक्शंस होते हैं वो जो है प्रीटर्म बेबीज़ पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, एंड वो इन्फेक्शन की वजह से कई बार ये सुनने को आता है कि इन्फेक्शन की वजह से जो है बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा तो उस पर थोड़ा आप जो है रोशनी डालिए। हाँ, सो ये इन्फेक्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है पानी अगर लेबर पेन से पहले अगर छूट जाए तो क्योंकि एक ओपन ऑर्गन होता है वजाइना, इसमें असेंडिंग इन्फेक्शंस, यानी एक बार अगर जो मेम्ब्रेन है, सैक है जिसमें बच्चा ग्रो हो रहा है, अगर वहाँ पे कहीं पे भी अगर थोड़ा सा ब्रीच यानी कि कुछ होल जैसा हो जाए जहाँ से पानी लीक हो रहा है तो हमेशा जो है ये इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब भी ये कंप्लेंट से जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी आते हैं तो हम उनको एंटीबायोटिक्स शुरू करते हैं। कई सारे टेस्ट भी जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि एक्टिव इन्फेक्शन है कि नहीं है।
तो फिर एंटीबायोटिक शुरू करने से 80% ऑफ द टाइम जो है इन्फेक्शंस को अवॉइड किया जा सकता है, मदर से बेबी को स्प्रेड होने में रोकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर इन्फेक्शन को हम अवॉइड करेंगे तो इन अ वे हम प्रीटर्म डिलीवरी को भी अवॉइड कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी बार ऐसा हो चुका है कि 6 महीने में आए हैं पानी छूट के, लेकिन एंटीबायोटिक्स दिया, टेस्ट किया, क्लोज मदर को और बेबी को मॉनिटर किया, तो प्रेगनेंसी हमने 24 वीक से 37 वीक्स तक हम लोग पुल कर पाए प्रेगनेंसी और टर्म डिलीवरीज किया। तो ये जो है इन्फेक्शन अगर टाइमली मैनेज कर पाए तो फिर हर तरह से जो है प्री टर्म डिलीवरी को अवॉइड करके टर्म बेबीज़ को डिलीवरी कर सकते हैं। अब सबसे आखिर में डॉक्टर साहिबा मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते, सो दैट वो लोग अपने प्रेगनेंसी की जो जर्नी है उसको सेफली एंड सिक्योरली लेकर चलें। या ज़रूर। तो पहले मैं ये कहूँगी कि जो प्री टर्म बर्थ्स हैं उसे हर तरह से प्रिवेंट किया जाता है। तो ये रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कपल्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए कि हमेशा आप प्रेगनेंसी जब प्लान करें, प्लान करने से पहले आप कंपलसरी अपने ऑब्स्ट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराइए, कितने फिट हैं आप ये समझिए। और जब प्रेग्नेंट हो गए तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर चेकअप्स के लिए डॉक्टर के पास आए, उनका एडवाइस फॉलोअप करिए, रेगुलर स्कैन्स कराइए। और जिनके 1 या 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि बर्थ स्पेसिंग, कॉन्ट्रासेप्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोगों को प्रेगनेंसीज इमीडिएटली प्रेगनेंसीज आते हैं 12-18 महीने के अंदर ही, उनमें प्री टर्म डिलीवरीज का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है और ये बहुत टैक्सिंग है फैमिली के लिए, कपल्स के लिए। तो आप एहतियात बरतना ज़रूरी है, जागरूक होना ज़रूरी है और आप डेफिनेटली रेगुलर चेकअप्स के लिए आइए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमने डॉक्टर साहिबा से प्री टर्म बेबीज़ के ताल्लुक से बातचीत की और उम्मीद करते हैं कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, याद रखिए कि हर प्रेग्नेंट औरत के लिए ये जर्नी बहुत सेंसिटिव एंड बहुत ही इमोशनल जो है पीरियड होता है। तो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को सिक्योर करने के लिए, सेफली बेबी को डिलीवर करने के लिए हमेशा ये याद रखिए कि अपने 9 मंथ्स की जो जर्नी है उसमें आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनके दिए गए प्रिस्क्रिप्शंस पे अमल करिए और अपने बेबी को सेहतमंद रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।